बिलोंग करता हूँ। मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने मेरा जो लॉ का ग्रेजुएशन है वो निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से किया है। तो उसके बाद से मैं पिछले भी 2 साल से सिविल जज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू अटेम्प्ट है मैम। उसके अलावा जुडिशरी क्यों करना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब ये है कि मैम जुडिशरी के लिए मुझे मेरे फादर ने इंस्पायर किया था। उन्होंने इस तरह इंस्पायर किया था, उनका ऐसा कहना था कि आपका साइन में पावर होना चाहिए कि आप कुछ डिसाइड करके कुछ साइन कर दो तो उसकी एक बाइंडिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। ऑल्सो मैम एक सोशली एंड फाइनेंशियली सिक्योर्ड सर्विस है, एक रिस्पॉन्सिबल सर्विस है जो मुझे लगता है मेरी स्किल्स एंड मेरे इंटरेस्ट में काफ़ी रिलेटेड है, इसलिए मैं जुडिशियल सर्विसेज में आना चाहता हूँ। एंड एक सवाल और मैम, आपका कुछ मिस कर गया। आपका इंटरेस्ट किस चीज में जुडिशरी के अलावा? जी हाँ मैम, जुडिशरी लॉ के अलावा मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है मैम। मैं प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला हूँ। उसके अलावा मैं एज अ हॉबी मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ। मैंने स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पे इवन जैवलिन थ्रो भी किया है। ऑल इन ऑल मैम, जो आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं या किसी भी तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश जो है उसमें अब भी कुछ चेंजेस हुए हैं? आज से 10 साल पहले और अभी के मध्य प्रदेश में कुछ अंतर पता चलता है आपको? आप एमपी से हैं ना? जी हाँ मैम। मैम पूरे मध्य प्रदेश का अगर बात की जाए तो मैं कहूँगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है पूरे मध्य प्रदेश से। पहले मैम अगर मैं मेरे जिले के बारे में बात करूँ तो उज्जैन जिले की अगर मैं बात करूँ तो पिछला जो सिंहस्थ था, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है, और इस बार जो सिंहस्थ हुआ था 2016 में, उसमें ही काफ़ी डिफरेंसेस थे। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हुए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे हुए हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिली हैं। मेरे ही अगर मैं शहर नागदा की ही बात करूं तो नागदा आज से 10-15 साल पहले का जो उसका एरिया था और उससे आज के कंपैरिजन में करूं तो बहुत एक्सपांडेड एरिया है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हुई हैं। ओवरऑल मैम एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट जस्ट नागदा या उज्जैन, पूरे मध्य प्रदेश में ही काफी डेवलपमेंट हुआ था। जुडिशरी में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से जजमेंट है रिसेंट जिसके कारण जो है पूरे इंडिया पे बहुत इफेक्ट पड़ा है, या आपको लगता है कि जो दिए जाने चाहिए थे? जी मैम। मैं अगर जैसे राइट टू प्राइवेसी का जो केस था, जो कि मुझे केस लॉ रिकॉल नहीं हो रहा है, वो जिसमें 9:0 के जिसे डिसीजन आया था, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट था मैम। बहुत एक राइट टू प्राइवेसी पे बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उससे काफ़ी लोगों को हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को सिक्योर किया गया है। उसके अलावा मैम ट्रिपल तलाक का जो शायरा बानो का केस था, वो एक रिलीजन के एस्पेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। उसके अलावा मैम रिसेंटली अयोध्या जजमेंट भी है। अयोध्या जजमेंट थोड़ा सा एक पॉलिटिकल व्यू भी ले लेता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है अयोध्या जजमेंट पे, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से मैम कि जो आर्टिकल 25 में जो हमारे रिलीजियस राइट्स को प्रिजर्व किया गया है, वो उस एंगल से अयोध्या जजमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एंड अभी रिसेंट 1-2 साल का ऐसा कोई मुझे जजमेंट एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम मैं इस तरह से। नॉर्मली जुडिशरी में कौन कौन सी जुडिशरी है जिनको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है, यानी कौन कौन सी हाई कोर्ट है जिनको नॉर्मली देखा जाता है कि हाँ वो बहुत अच्छा जजमेंट दे रहे हैं? जी मैम इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, स्पेशली क्रिमिनल केसेस जो आते हैं उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से एक बहुत प्रेसिडेंशियल वैल्यू, बहुत अच्छे लैंडमार्क या स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं। उसके अलावा मैम अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केरला हाई कोर्ट के जजमेंट्स काफ़ी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के होते हैं। एंड सिविल लॉ में तो मैम जनरली हाई कोर्ट सभी हैं, लेकिन इलाहाबाद और केरला हाई कोर्ट से 2 हाई कोर्ट हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ जो काफ़ी अच्छे जजमेंट्स रिसेंटली एंड इवन पहले से ही देते आए हैं। भविष्य में आप जज बनेंगे, चुने जाएंगे, यदि ऐसा कुछ होता है किसी लॉ के बारे में आपको कोई डाउट है कि वो लॉ सही नहीं है
या उसकी विधि मान्यता में या एप्लीकेबिलिटी में कुछ इश्यूज आएंगे, तो आपके पास क्या उपाय है? क्रिमिनल केस में, सिविल में, किसी में? मैम जी मैम दोनों ही सिविल या क्रिमिनल केसेस में रेफरेंस का एक प्रोविजन होता है, जो कि सीआरपीसी में सेक्शन 395 और सीपीसी में सेक्शन 130 से डील करता है। इसमें यही है कि अगर मेरे सामने कोई केस है, उसमें मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन जो भी इन्वॉल्व है, वो स्टैट्यूट जो है या प्रोविजन है किसी स्टैट्यूट का, वो मुझे मेरे ओपिनियन में ऐसा लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसे या तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया हो या फिर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया हो, तो मैं मेरा ओपिनियन उस केस के रिगार्डिंग उसके हाई कोर्ट को रेफर कर सकता हूँ कि मेरा ओपिनियन इस केस पर ये है, और फिर मैं हाई कोर्ट को रेफर करूंगा कि आप इसमें जो डिसाइड करें वो मान्य रहेगा। उसके बाद में वो पूरा केस हाई कोर्ट ने जो रेफरेंस में जो डिसीजन दिया है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाए। ठीक है। इनहेरेंट पावर क्या होता है, और सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू में क्या इसमें कोई डिफरेंस है? इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्तियां। जी हाँ जी मैम, इनहेरेंट पावर बेसिकली हर कोर्ट के पास, सिविल और क्रिमिनल में अलग अलग कोर्ट स्पेसिफाइड है, मैं उस पर भी आपको जवाब दूंगा। बट इनहेरेंट पावर का जो मतलब होता है, वो कोर्ट की वो पावर्स होती है जो स्पेसिफिकली किसी सेक्शन के द्वारा मेंशन नहीं की गई है, लेकिन चूंकि कोर्ट जो है जस्टिस करने के लिए फंक्शन करता है, इसलिए उस जस्टिस को सर्व करने के लिए जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्डर करने की या किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने की, उसको इनहेरेंट पावर्स कहते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 151 इस बारे में बात करता है, जिसमें एवरी सिविल कोर्ट, हर व्यवहार न्यायालय के पास ये राइट है कि वो टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द to prevent the abuse of the court of law or the process of law, इन पर्पसेस के लिए वो इनहेरेंट पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। और सेक्शन सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ में सेक्शन 482 है। यहाँ पर सेशंस कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, इन दोनों ही कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। अगेन जो ग्राउंड्स है वो सेम है, टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द लॉ। एंड सिविल लॉ में मैम मुझे वो सेक्शन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, यहाँ पर इनहेरेंट पावर्स का प्रोविजन दिया हुआ है। आई मीन रेवेन्यू लॉ में मैं सेक्शन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 482 कंफर्म है ना आपको? जी हाँ 482 कंफर्म। 482 तो सही है। एक बार देखना क्रिमिनल में कौन सी कोर्ट को पावर है, कौन सी को नहीं, है ना? कल हम इस पे वापस डिस्कस करेंगे। अच्छा, पुनर्विलोकन जो होता है, रिव्यू का पावर क्या है, किस कोर्ट को है किसको नहीं है? मैं इसमें सिविल और क्रिमिनल का कंपैरिजन पूछ रही हूँ। इसके अलावा जो भी आपके 12 सब्जेक्ट हैं, क्या किसी में पुनर्विलोकन का प्रावधान है, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन? जी मैम कॉन्स्टिट्यूशन से ही अगर शुरू करें तो आर्टिकल 137 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसने अपने जो भी जजमेंट्स दिए हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं वो। सिविल प्रोसीजर में सेक्शन 114 रिव्यू की बात करता है कि जिस कोर्ट ने डिसीजन पास किया है वो कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है अगर किसी क्लेरिकल एरर आया है, कोई अरिथमेटिकल एरर आया है, या कोई ऐसा एरर है विच इज प्राइमा फेसी सामने दिख रहा है, तो सिविल कोड 114 में उसको रिव्यू कर सकता है। एंड क्रिमिनल प्रोसीजर में मैम रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर अगर कोई जजमेंट ऑर्डर दे दिया गया है तो उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये सेक्शन 462 जो है मैम इस बारे में बात करता है कि किसी भी जजमेंट को क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं किया जाएगा। इसका एक एक्सेप्शन जरूर है 127 जो मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स की बात करता है, अदरवाइज इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। अच्छा ठीक है, अभी आपने मेंटेनेंस की बात की, क्या इंटरिम मेंटेनेंस हो सकता है? हो सकता है तो कहाँ दिया गया है? जी हाँ मैम इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 125 में ही इसके बारे में बात की गई है। सबसेक्शन एग्जैक्ट मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है उसमें 118 कौन सा है, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस बिल्कुल दिया जा सकता है, जो कि प्रोसीडिंग्स के पेंडेंसी के दौरान जो मेंटेनेंस दिया जाएगा या फिर प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस को डिफर करने के लिए जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसे इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं ना। एक जो रहता है कि पर्टिकुलर मेंटेनेंस जो है किन लोगों को दिया जाएगा, किन को नहीं दिया जाएगा, और क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस मिल सकता है? जी मैम सेक्शन 125 में जो पीपल जो लोग एंटाइटल्ड हैं वो ये कहता है कि व्हेन जो 125 है वहां पर कोई भी ऐसा पर्सन जो
which any person who has sufficient means to सफिशिएंट मींस है उसके पास, और उसका कोई जैसे हस्बैंड के रिगार्डिंग में वाइफ हो गई, या फिर लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड हो गया, या उसके फादर या मदर हो गए। इवन एमपी में जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। तो एक पर्सन जिसके पास सफिशिएंट मींस है पे करने के लिए, और ये जो लोग हैं ये लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो पर्सन को इन लोगों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा मैम। हस्बैंड के रिगार्डिंग मैम सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो, उसमें हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। हालांकि सेक्शन 24 एंड 25 जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें अगर हस्बैंड इस तरह का कोई केस लेकर आता है कि वो अनेबल है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता और वाइफ अर्न करती है, तो वहां दिया जा सकता है। लेकिन सीआरपीसी 125 में ऐसा प्रावधान नहीं है। क्या एक बार मेंटेनेंस डिसाइड होने के बाद उसको रद्द किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, या उसको परिवर्तित किया जा सकता है? यानी अभी मान लो 5,000 का मेंटेनेंस है, तो वो क्या इन फ्यूचर 10,000 का हो सकता है? या अभी 5,000 का मेंटेनेंस है, तो क्या इसको अब मेंटेनेंस नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कोई ऑर्डर दिया जा सकता है? जी हाँ मैम, ऐसे ऑर्डर दिए जा सकते हैं। सेक्शन 125 बात करता है कि ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है कि किसी जो भी मेंटेनेंस का अमाउंट है, अगर चेंज इन सर्कमस्टांसेस होते हैं ईदर ऑफ द पार्टीज, जो मेंटेनेंस दे रहा है जिसको मिल रहा है, उनकी सर्कमस्टांसेस में किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, तो मेंटेनेंस का अमाउंट को भी परिवर्तित किया जा सकता है। और जहां तक कैंसिलेशन की बात है मैम, दो प्रोविजंस हैं 125 में ही, एक है और 127 में भी एक है, जहां पर कैंसिलेशन हो सकता है। एक है कि जहां पर मेंटेनेंस दे दिया गया है और उसके बाद अगर वाइफ जो है वो अडल्ट्री में रह रही है, या फिर वाइफ जो है अपने हस्बैंड से कंसेंट के साथ सेपरेटली रह रही है, या फिर वाइफ, एक और प्रोविजन है जहां पर इसको कैंसिल किया जा सकता है। सेकेंडली, या फिर वाइफ ने रीमैरिज कर ली है, नहीं रीमैरिज डिवोर्स के बाद आएगा, ये दो हैं। इसके अलावा जो कैंसिलेशन का और प्रावधान है कि अगर जो मेंटेनेंस के पास है, डिवोर्स के बाद अगर वाइफ ने पूरा उसको जो डावर मिलना होता है वो ले लिया है, या फिर वाइफ ने खुद ने सरेंडर कर दिया है कि वो मेंटेनेंस नहीं लेना चाहती है, या फिर वाइफ ने डिवोर्स के बाद सेकंड मैरिज कर ली है, तो फिर वो जो अर्लियर मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसे कैंसिल किया जा सकता है। कोराबोरेटिव एविडेंस, संपोषक साक्ष्य क्या होता है? कोरोबोरेटिव एविडेंस, जी मैम, ये ऐसा साक्ष्य है जिस एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एविडेंस को या फैक्ट को एस्टैब्लिश या प्रूव करने के लिए जो सपोर्टिंग एविडेंस होता है उसे कोरोबोरेटिव एविडेंस कहते हैं मैम। सिर्फ कोरोबोरेटिव एविडेंस के जो नेचर होते हैं उसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, ये सपोर्ट या देने के लिए किए जाते हैं जो ऑलरेडी दूसरे स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन या परीक्षाएं जो होती हैं डिफरेंट स्टेजेस पे, एक्चुअली उनकी स्टेजेस बताइए, वो एग्जामिनेशन कौन कौन सी होती है, और क्या दोनों पक्षों को एग्जामिनेशन करने का राइट है? जी मैम, सेक्शन 137 एविडेंस एक्ट बात करता है एग्जामिनेशन के बारे में। 3 प्रकार की एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। सर्टेन कुछ सर्कमस्टांसेस में री एग्जामिनेशन के बाद फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउड होता है, बट वो लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। इसमें एक और आपने क्या पूछा था ना, क्या दोनों पक्षों को हर तरह की एग्जामिनेशन करने का परमिशन होता है? जी हाँ मैम, दोनों पक्षों को अपने अपने विटनेस को चीफ करने का राइट होता है और सामने वाले विटनेस को क्रॉस करने का भी राइट होता है मैम। ओके, हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट सिविल क्रिमिनल दोनों मैटर्स में सक्षम साक्षी होते हैं। ये जो सेंटेंस है कि हस्बैंड और वाइफ जो है, जो बोथ जो क्या होते हैं कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, ये कितना सही है? सिविल प्रोसीडिंग में आप बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग? बोथ में। वैसे मैं एविडेंस के हिसाब से बात कर रही हूँ। क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम साक्षी होते हैं? क्या वो एक दूसरे के अगेंस्ट गवाह दे सकते हैं? मैम वो दे सकते, बिल्कुल, मतलब दे आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस। वो एग्जैक्ट सेक्शन मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्शन 122 जो बात करता है वो ये है कि वो हस्बैंड या वाइफ
के को जो हमने स्टेटमेंट्स दिए थे उनके डिस्क्लोजर को बैन करता है। कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज उसको लाया नहीं जा सकता एविडेंस पर मुझे। लेकिन ये जो सेक्शन है जो बात करता है कि हाँ हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं आगे एक दूसरे, इसका मुझे एग्जैक्ट सेक्शन रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, 120 एंड 122 उनको कंपेयर करके ही बताना था, लगभग बता दिया आपने। एक जो सक्षम साक्षी है, क्या वो बच्चा हो सकता है? जी हाँ मैम, बच्चा बिल्कुल एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। सेक्शन 118 बात करता है कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, तो उसमें यही कहा गया है कि एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो पर्सन जो वो फिट स्टेट ऑफ माइंड है, वो क्या कह रहा है उसे वो समझता हो, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। इसी तरह से अगर बच्चा है, बच्चे को लेकर थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूर लिया जाएगा कि उस बच्चे से पूछा जाएगा कि वो कुछ इंट्रोडक्टरी सवाल पूछे जा सकते हैं ये देखने के लिए कि वो अपने क्वेश्चंस को समझ पा रहा है जो हम पूछ रहे हैं और उनका सही जवाब दे पा रहा है। अगर इस टेस्ट को वो क्वालिफाई कर लेता है तो वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट विटनेस है। एक एडवोकेट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है या क्लाइंट को क्या स्पेशल प्रिविलेजेस हैं कि एडवोकेट जो है उससे किए गए कम्युनिकेशन को कहीं और जो है नहीं बताएगा या कोर्ट में आके गवाही नहीं दे सकता? क्या लीगल प्रोफेशन सेक्शन 126, 127 एंड 129 ये 3 सेक्शंस हैं जो इस बारे में बात करते हैं। 126 ये बात करता है कि किसी भी क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को जो भी बातें बताई हैं तो वो एडवोकेट को कंपेल नहीं किया जा सकता उन बातों को डिस्क्लोज करने के लिए। 127 ये कहता है कि जो भी एडवोकेट के जो ऑफिस में इंटरप्रेटर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, उन लोगों को भी ये प्रिविलेज दिया गया कि वो लोग भी क्लाइंट के द्वारा बताई गई चीजों को कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। और सिमिलर प्रिविलेज सेक्शन 129 में क्लाइंट को दिया गया है। क्लाइंट ने एडवोकेट के बारे में जो एडवोकेट के साथ जो बात की है तो क्लाइंट को भी कंपेल नहीं किया जा सकता इस तरह का एविडेंस देने के लिए। ठीक है, क्या मुखबिर समझते हो ना, जो पुलिस को सूचनाएं देता है? जी हाँ, जी हाँ। क्या मुखबिर को कोई प्रोटेक्शन है यदि किसी पर्सन ने बताया है किसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को, किसी अपराध से संबंधित है, ठीक है, सिर्फ सूचना दी है, मुखबिर के थ्रू दी गई है, क्या पुलिस को कंपेल किया जा सकता है कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली, आप बताओ, सोर्स बताओ? मैम, पुलिस को नहीं किया जा सकता, जो ऑफिसर है उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, वो सेक्शन मुझे 124, 125, 126 इनमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट सेक्शन मुझे रिकॉल करने के लिए अगर आप थोड़ा सा समय दे तो मैं रिकॉल कर लूंगा। लेकिन पुलिस को हो गया या जुडिशियल ऑफिसर हो गया या रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, इन तीनों ऑफिसर्स को जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो कौन सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है, कब मिली है, ये डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। महिलाओं से संबंधित क्या कोई स्पेशल प्रोविजन है पूरे एविडेंस एक्ट में? है तो कहाँ है और कैसे वो जो है एक महिला विक्टिम को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना? ये कैसे महिला विक्टिम के फेवर में प्रिजम्पशन की जाती है जो पहले नहीं थी? जी हाँ मैम, जो सबसे पहला सेक्शन मुझे याद आ रहा है वो सेक्शन 53A है, जो बात करता है कि जो सेक्सुअल ऑफेंस की जो विक्टिम है उसको किसी भी तरह का उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने के, किसी कैरेक्टर को खराब दैट द वुमन इज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर, इस तरह के एविडेंस देने के लिए किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये 53A कहता है। उसके अलावा मैम 113A एंड 113B जो है वो प्रिजम्पशन की बात करते हैं। 113A है कि किसी महिला ने अगर अपनी मैरिज के 7 साल के अंदर अगर सुसाइड किया है और ये पाया जाता है कि उस महिला को क्रूअल्टी की गई थी, तो कोर्ट ने प्रिज्यूम कि जिस पर्सन ने क्रूअल्टी की है उसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया है महिला का, ये 113A है। 113B जो है वो डाउरी डेथ के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है, जो एक तरह का शैल प्रिज्यूम जिसमें कहा गया है कि जहां पर एक महिला ने 7 साल अपनी जहां पर सेक्शन 304B आईपीसी के जो कंडीशंस फुलफिल होती हैं कि अगर एक महिला ने सुसाइड किया है या फिर उसकी डेथ जलने से हुई है या किसी भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस से डेथ हुई है अपनी उसकी शादी के 7 साल के भीतर, और ये प्रूफ कर दिया जाता है कि सून बिफोर हर मैरिज शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड,
इन रिलेशन टू डाउरी, डिमांड ऑफ डाउरी, अगर ये सब प्रूव कर दिया जाता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि जो हस्बैंड है, रिलेटिव है जिसने डाउरी की डिमांड की थी, उसने डाउरी डेथ की है। कहीं और प्रोविजन है? ठीक है, बाद में आगे मुझे कुछ और प्रोविजंस याद नहीं आ रहे। 146 के 3 का प्रोविजो है जितना मुझे याद है ना? कल इसको वापस से डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। पहले कुछ अप्रोच खराब था क्या? 113 जो है 113A, वो क्यों जोड़ा गया? क्या कोई लीडिंग केस है जिसके कारण जोड़ा गया? मैम यस मैम 113A बात करता है जब 376 सबसेक्शन 2 IPC में जो पनिशमेंट है, जो रेप के रिलेटेड प्रावधान है, उसमें एक शैल प्रिज्यूम का है। ये मथुरा रेप केस के बाद मैम ऐड किया गया था। जी हाँ, इसमें जहाँ पर रेप होना प्रूव हो चुका है और जो विक्टिम है उसने अपने एविडेंसेस में कह दिया है कि शी डिड नॉट कंसेंट टू सच सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि उसके महिला के ऊपर रेप कमिट हुआ है, तो अक्यूज के जो पूरा बर्डन है वो अक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो ऑफेंस था वो रेप का ऑफेंस नहीं है। मैम ये इसकी आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि कई बार मतलब महिला के कह देने पर भी कि उसने कंसेंट नहीं किया था, इसके बावजूद भी जो डिफेंस है वो किसी न किसी तरह का लैक्यूना बताकर एस्केप कर जाते थे उस तरह की ऑफेंसेस से। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूरा बर्डन ही शिफ्ट कर दिया गया है इस मामलों में, अब तो पूरा बर्डन अक्यूज के ऊपर होगा, इसलिए जब तक वो पूरी तरह से प्रूव ना कर दे कि हाँ मैं बिल्कुल ही निर्दोष हूँ, उसमें बचने की संभावना मैम थोड़ी कम बचेगी फिर अक्यूज के लिए। ओके, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करने की बात की आपने, नॉर्मल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ शिफ्ट होता है? कौन से सेक्शन होता, किस पे है और शिफ्ट किस सेक्शन में हो सकता है? जी मैम बर्डन ऑफ प्रूफ सिविल प्रोसीडिंग्स में जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो होता है बर्डन ऑफ प्रूफ वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। बर्डन मैम कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, बर्डन हमेशा एक ही पार्टी पर रहता है। जो ओनस ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा शिफ्ट होता रहता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी के ऊपर। जो ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्टिंग की बात की गई है ये 102 में बात की गई है। एक एक्यूज ये बोलता है कि मैंने अपराध किया है, ठीक है, वो मान लेता है कि हाँ मुझसे ये अपराध हुआ है, लेकिन ये जो अपराध है मुझे मजबूरी में करना पड़ा, ठीक है, या तो खुद को बचाने के लिए करना पड़ा, प्राइवेट डिफेंस में करना पड़ा। तब बर्डन जो है किस पे शिफ्ट होगा या बर्डन किस पे रहेगा, और इसके लिए जो है कोई स्पेशल प्रोविजन है क्या एविडेंस में? जी मैम जहाँ भी किसी भी तरह का प्राइवेट डिफेंस, कोई जनरल एक्सेप्शन, कोई स्पेशल एक्सेप्शन अगर अक्यूज क्लेम करना चाहता है तो सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट में ये कहा गया है कि इन चीजों को प्रूव, किसी भी एक्सेप्शन को प्रूव करने के लिए ये जो बर्डन है वो अक्यूज के ऊपर ही रहेगा। ये 105 के में दिया गया। तो एक पर्सन है, ठीक है, उसके साथ एक जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे अभी उसने जो है बॉम्बे में घर लिया, वो बॉम्बे में शिफ्ट हुआ, उसने घर का क्या करवाया, इंश्योरेंस करवाया पूरा, 3 महीने बाद वहां आग लग गई, फिर उसने क्लेम किया, फिर वो इंदौर शिफ्ट हुआ, सेम चीज उसके साथ यहाँ हुई, फिर अगली जगह शिफ्ट हुआ, वो भोपाल में शिफ्ट हो गया, फिर ऐसा हुआ कि उसने घर खरीदा, इंश्योरेंस करवाया और वो घर जल गया, फिर उसने इंश्योरेंस क्लेम किया। हर बार इंश्योरेंस कंपनी अलग थी, ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन है जो हो रहा है पूरा ये एक जैसा था, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा या उसको कौन से सेक्शन में जो है आप रखेंगे? जी मैम सेक्शन 15 जो एविडेंस एक्ट का है, जो बात करते हैं कि कोई एक्ट एक्सीडेंटली किया गया है या इंटेंशनली किया गया है, इसमें ऐसे पुराने एक्ट्स जो सिमिलर अकरेंसेस हुए हैं जिसमें जो पर्सन इन क्वेश्चन है वो उसका पार्ट था, तो वो पुराने जो भी अकरेंसेस हुए हैं वो पुराने अकरेंसेस रेलेवेंट हो जाएंगे। तो इस आपने जो एग्जांपल दिया इसमें जहाँ पर क्वेश्चन ये रहेगा, अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या अक्यूज ने खुद का घर जला दिया ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर सके, जहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो आपने
प्रीवियस 3 एग्जांपल्स दिए, ये सब रेलेवेंट हो जाएंगे प्रूव करने के लिए कि हाँ अक्यूज ने ये जानबूझकर किया है, एक्सीडेंटल नहीं हुआ, ये हर इंटेंशनल हुआ, क्योंकि इस तरह के सिमिलर अकरेंसेस होते आए हैं। यदि आपका प्रीवियस एक्ट ठीक है जो है काउंट किया जाता है, तो आपका जो है सब्सिक्वेंट एक्ट भी काउंट किया जाता है क्या? जैसे प्रीवियस कंडक्ट आपका काउंट हो रहा है ना? मैंने आपसे बोला या मैंने कहीं पे बोला था कि मेरे पास 50 लाख रुपए है ना, अभी मेरे बैंक में रखे हैं, बाद में यदि लूट होती है तो क्या ये वाला कंडक्ट जो मैंने पहले किया था, क्या ये सब्सिक्वेंट जो मेरे साथ ऑफेंस हुआ है वो उस प्रीवियस कंडक्ट का रिजल्ट हो सकता है क्या? यानी प्रीवियस और जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट होते हैं वो कहाँ रिलेवेंट हो? जी मैम, जी मैम, सेक्शन 8 कंडक्ट के बारे में, रेलेवेंसी के बारे में बात करता है। वहां पर प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों ही कंडक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। तो ऑफेंस से पहले जो कुछ भी कंडक्ट हुआ है किसी भी पर्सन के द्वारा वो भी रेलेवेंट है, और ऑफेंस के बाद उसने जो कंडक्ट किया है जिसे सब्सिक्वेंट कंडक्ट कहते हैं वो भी रेलेवेंट होगा। किसी ऑफेंस की कितनी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज के बाद जो है ऑफेंस को पनिशेबल किया जा सकता है? जी मैम, मैम ऑफेंस की स्टेजेस होती है, सबसे पहले होती है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बाद होता है अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट के बाद होता है कमीशन। तो पनिशेबल के लिए अटेम्प्ट होना जरूरी है ना। अगर सिर्फ प्रिपरेशन है, कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस जहाँ का सिर्फ प्रिपरेशन ही पनिशेबल है, अटेम्प्ट हर ऑफेंस का पनिशेबल होता है, और कमीशन भी हर ऑफेंस का ही पनिशेबल होता है ना। तो अटेम्प्ट एक बार होना जरूरी है, अटेम्प्ट हो गया तो उसका पनिशमेंट मिलेगा। प्रिपरेशन के स्टेज पे कौन कौन से ऑफेंस है जो पनिशेबल है? जी मैम, मैम सेक्शन 122 आईपीसी इसके बारे में बात करता है कि जो प्रिपरेशन टू वेज वॉर वो पनिशेबल है 122 में। उसके अलावा एक और जो मुझे सेक्शन याद आ रहा है वो सेक्शन 399 है मैम, जो बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट डेकॉइटी। एंड इन दो के अलावा अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है मैम जिसमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल हो। ठीक है। राज्य के विरुद्ध अपराधों में क्या मृत्युदंड दिया जा सकता है? मींस यदि स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस किए जाए तो ऐसे कौन से ऑफेंस है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट मिल सकता है, मृत्युदंड की सजा मिल सकती है, दिया जाएगा? कोई ऐसे सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, ऐसी कोई गाइडलाइंस है? मैम कैपिटल पर है, लेकिन जो सिद्धांत है इसके बारे में, प्रिंसिपल है वो मैम, जैसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन जो है, जो बच्चन सिंह केस में आई थी और फिर वापस मच्छी सिंह केस में उसे एक्सप्लेन किया गया था, वो ये कहता है मैम कि डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल। बट जहाँ पर जो ऑफेंस हुआ है उसका नेचर या ग्रेविटी बहुत ज्यादा सीवियर हो, बहुत ब्रूटल तरीके से किया गया हो, किसी बहुत एजेड व्यक्ति के साथ किया गया हो, या किसी बहुत छोटे बच्चे के साथ किया गया हो, या ऑल इन ऑल एक ऐसा ऑफेंस जो कि ऐसा एक्ट जो कि सोसाइटी के जनरल कॉन्शियंस को शॉक कर सकता हो, इन केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इन केसेस में डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ही सेंटेंस होना चाहिए ना। ठीक है। कल बता दोगे ना कि मैं अभी बताऊं कौन कौन से में होता है कैपिटल पनिशमेंट? मैम वो मैंने लिखा हुआ है, मेरी बिल्कुल स्पेसिफिकली वो 5 ऑफेंसेस लिखे, पर मुझे अभी 2 ही याद है। ओके। 121, 132, 194 का सेकंड पैरा, 3 जो है 364 का ए, 376 का ए, 376 का ई, है ना? 302, 303 तो है ही सही, 307 का जो सेकंड पैरा है उसमें भी है ना? इसके अलावा भी 1-2 जगह यदि हो तो देख लें। ठीक है, अभी इतना रखें, वापस से स्टार्ट करेंगे हम इसको। आज वापस से देना चाहोगे या फिर कल स्टार्ट करें? मैम कल रख लेते हैं, कल वापस से यही 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अच्छा था ना?